हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 17 अगस्त 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही, आपके जो है जनरल अवेयरनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जो है इसके बारे में पता चल पाएगा कि वीडियो कैसा है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वीडियो का पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, वहां से आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। इसरो ने किस उपग्रह को, क्वेश्चन है देखिए, इसरो ने किस उपग्रह को SSLV D3 प्रक्षेपण यान से सफल प्रक्षेपण किया है? तो विकल्प में है EOS-8, EOS-5, EOS-9, EOS-6। तो सही उत्तर आपका रहेगा 8। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को जो है SSLV D3 से लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसमें देखिएगा डिटेलिंग आपको बता दिए हैं कि EOS-8 मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में जो है एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ सृजित पेलोड उपकरणों का निर्माण करना तथा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना इसका उद्देश्य है। इसमें देखिएगा माइक्रोसैट IMS-1 बस पर निर्मित EOS-8 3 पेलोड ले जाता है। पहला देखिएगा क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, और उसके बाद ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये फिर देखिएगा रिफ्लेमेट्री पेलोड, और SIC UV डोसीमीटर। तो ये था, ये 3 जो है पेलोड। फिर देखिएगा EOIR पेलोड को उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाने के लिए, ज्वालामुखी गतिविधि अवलोकन और औद्योगिक तथा और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी जैसे अनुप्रयोगों के लिए दिन रात मिड वेव IR और लॉन्ग वेव IR बैंड में इमेज को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो है इसको किस किस काम में उपयोग किया जाएगा। तो ये फिर से इसको देख लीजिएगा कि उपग्रह आधारित निगरानी में आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाने के लिए, ज्वालामुखी गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी के लिए, अनुप्रयोगों के लिए दिन रात मिड वेव IR और लॉन्ग वेव IR बैंड में इमेज को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्वेश्चन जो है इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये देखिएगा, ये इसका GNSS-R पेलोड जो है समुद्री सतह वायु विश्लेषण और मिट्टी की नमी का अवलोकन करने में, आकलन करने में, हिमालय क्षेत्र में क्रायोस्फीयर अध्ययन करने में, बाढ़ का पता लगाने में, अंतर्देशीय जल निकायों का पता लगाने में जैसे अनुप्रयोगों के लिए GNSS-R आधारित जो है रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, होगा कि मतलब कौन सा है, किस जो है प्रक्षेपण यान से इसे लॉन्च किया गया है, दूसरे नंबर इसका उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है इस पर फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो विकल्प में है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल इसके जो है मंत्री हैं, तो उन्होंने ये जो है ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। देखिए इसका डिटेलिंग थोड़ा देख लीजिए कि केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने जो है ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए ये सोपिप का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। यह ऐतिहासिक पहल जो है पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बल ट्रक से हरित अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देगा। तो ये हार्बल ट्रक जो है हरित और अधिक टिकाऊ के लिए, मतलब ग्रीन रहेगा, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी रहेगा, विकल्पों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देगी, जो पर्यावरणीय स्थिरता और अपने समुद्री क्षेत्रों की उन्नति के लिए भारत की प्रतिबद्धता में एक बड़ा कदम होगा। तो ये GTTP पंचकर्म संकल्प के तहत एक प्रमुख पहल है। तो इसको जो है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा चिंतन शिविर कार्यक्रम के दौरान घोषित किया गया था।
और ये देखिएगा कि भारत में समुद्री परिचालन की डीकार्बोनाइज करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह कार्यक्रम जो है भारत में समुद्री परिचालन को डीकार्बोनाइज करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीटीटीपी को भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में संचालित पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बन टग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और अच्छे, स्वच्छ और अधिक टिकाऊ वैकल्पिक ईंधन से संचालित ग्रीन टग से बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। डीकार्बोनाइज करना है जो समुद्र है, समुद्री परिचालन को, यानी जो जहाज चल रही है उसको जो है कार्बन जो उत्सर्जन करता है उसको डीकार्बोनाइज करना है। तो क्वेश्चन इस पर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्रेथा थाविसिन किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें पद से हटा दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी एक जो है इस्तीफा देके शेख हसीना भागी हैं, अपने इंडिया में आई हैं, फिर देखिए श्रेथा थाविसिन है जो उन्हें पद से हटा दिया गया है। तो विकल्प में है जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है थाईलैंड के ये प्रधानमंत्री थे जो श्रेथा थाविसिन, तो इनको जो है हटा दिया गया है पद से। किस लिए हटा दिया गया है? इनके ऊपर जो है कैबिनेट में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो व्यक्ति था, क्रिमिनल रिकॉर्ड का वकील था, उनको जो है शामिल करने के लिए एडवोकेट, क्रिमिनल रिकॉर्ड का एडवोकेट यानी वकील था, उसको अपने कैबिनेट में जगह देने के लिए, कैबिनेट में शामिल करने के लिए इनको जो है कोर्ट द्वारा, संवैधानिक कोर्ट ने पद से हटा दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत के लिए देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि किसी क्रिमिनल व्यक्ति को, क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका है, हिस्ट्री जो है क्रिमिनल है, उसको अपने कैबिनेट में अगर जगह दिए तो वहां के कोर्ट द्वारा जो है, संवैधानिक कोर्ट द्वारा इनको हटा दिया गया पद से। अब ऐसे अगर भारत में होने लगे कि कोई व्यक्ति जो है अपराधी है, वो कैबिनेट में जगह पा जाए या प्रधानमंत्री का पद पा जाए, उसको जो है हटा दिया जाए कोर्ट के द्वारा, तो कितना जो है अच्छा काम होगा कि मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति जो है कैबिनेट में ना जगह पाए। तो ये अपने यहाँ देख ही रहे कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति जो है, जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो जाके संसद में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, कैबिनेट में जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय पाए रहते हैं। तो ये इस परिप्रेक्ष्य से जो देखिएगा अच्छा पहल है, अच्छा है। इससे भारत में भी मतलब कुछ सुधार इस मामले में कर सकता है भारत, इससे सीख लेकर के कि कम से कम क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को जो है कैबिनेट में जगह तो नहीं मिलना चाहिए कि कोई क्रिमिनल का केस उसके ऊपर है और वो जो है कैबिनेट में जगह पाया हुआ है, और जाके संसद में, जो सबसे बड़ी संस्था है देश की, संसद जहाँ कानून बनता है संविधान के तहत और लॉ के तहत जो है कानून जहाँ बनता है, उसी कानून को बनाने वाला व्यक्ति ही अपराधी है। बताइए कितना जो शर्म की बात है कि कानून जो बना रहा है, संसद में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके राज्य के जो कानून बना रहा है, उसका पृष्ठभूमि ही अपराधी है, आपराधिक पृष्ठभूमि है। तो ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। फिर अगला देखिएगा, WHO ने किस बीमारी के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो विकल्प में है मंकी पॉक्स, चांदीपुर वायरस, इबोला वायरस, लम्फी वायरस। तो सही उत्तर आपका रहेगा मंकी पॉक्स, एम पॉक्स। इसको देखिए, ये एम पॉक्स जो है बहुत इस समय चर्चा में, लगभग 100 से अधिक देशों में ये फैल चुका है। तो WHO ने इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मजबूर होकर जो कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा है WHO को। तो ये देखिए मंकी पॉक्स जो है कांगो, अफ्रीका में देश है, कांगो में यह बीमारी प्रकोप फैला हुआ है। कांगो में सबसे अधिक जो है स्तर पे, इसको बड़े लेवल पे फैला हुआ है। और ये जो कांगो है, यहाँ सबसे पहले जो है ये मंकी पॉक्स जो है सबसे पहले 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 1970 के दशक में पहली बार पहचाना गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, पहली बार कहाँ पहचाना गया था? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। उसके बाद ये देखिएगा मंकी पॉक्स जो है, इस चेचक जो नहीं हम लोग कहते हैं गांव में, स्मॉल पॉक्स, सेम उसी तरह का लक्षण है, सेम उसी तरह का लगभग इसमें जो है शरीर पर जो दाने पड़ते हैं, उसी तरह से इसमें जो है लगभग लक्षण है। इसमें फ्लू जैसे कंडीशन आ जाता है, फ्लू जो लोहा स्मॉल पॉक्स में जो है वो जैसे आता है। उसके बाद ये देखिएगा
फ्लू जैसे इसमें सिम्टम है, ये आर्थ्रोपॉक्स, आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का ये वायरस है, जीनस फैमिली का, और आर्थ्रोपॉक्स वायरस है इसका जिम्मेदार। तो इतना न्यूज में है, आपसे ये पूछा जा सकता है किस जो है वायरस के कारण हो रहा, तो आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस परिवार का ये जो है सदस्य है, मतलब वायरस है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखिए इसमें जो है 100 से अधिक देश में फैल चुके हैं। स्मॉल पॉक्स जैसे इसमें लक्षण होते हैं, फ्लू मतलब होता है, और 1970 में सबसे पहले जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में से पहचाना गया था, और इस समय जो है कांगो में सबसे अधिक जो है इसके केस हैं, और 100 से अधिक देशों में इसे फैल गया है। इसके सिम्टम देखिए ये जो है इस तरह से कुछ हो जाता है, तो स्मॉल पॉक्स में भी लगभग ऐसे हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा मिला है, तो विकल्प में है बेंगलुरु एयरपोर्ट, शिवाजी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट। तो सही उत्तर आपका रहेगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी। तो इसको जो है भारत का पहला एयरपोर्ट बना है भारत के, तो ये क्या हुआ है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। इसका मतलब क्या ये नहीं कि ये जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा, इसका मतलब ये है कि जितना कार्बन यहाँ से उत्सर्जन होगा उतना जो है इसको एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम यहाँ लगा दिया गया है। तो नेट जीरो कार्बन इसको कहते हैं, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, यानी जितना आप जो है गंदगी फैला रहे हैं उतना जो है आप साफ कर दीजिए, किसी तरह से उसको इधर उधर कर दीजिए। तो ये क्या होता है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। ये देखिएगा थोड़ा सा कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है 14 अगस्त को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने के एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा हासिल करने वाला पहला, ये क्वेश्चन देखिएगा, पहला भारतीय एयरपोर्ट बन गया है। तो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कार्बन इमिशन के लिए न्यूट्रल बन गया है। उसके बाद देखिए GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने घोषणा की है कि ये जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ACI के ACA कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा, ये 5 स्तर 5 प्रमाणन के साथ ये सफलतापूर्वक हासिल करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो है लेवल 5 का प्रमाणन है, तो इस पर्पज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप देखिएगा नेट जीरो एमिशन क्या होता है, यानी वही कार्बन एमिशन नेट जीरो क्या होता है CO2। ये देखिए कि नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब है कि कोई देश जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना ही कार्बन खत्म करने की व्यवस्था भी करे। देखिए जो चीज आपसे बताएं कि जितना आप गंदगी फैला रहे हैं, गंदगी मतलब कार्बन यहाँ सेंस ले लीजिए, जितना आप फैला रहे हैं उसको जो है आप निपटा दीजिए किसी तरह से। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप नेट जीरो हो गए, जितना हम जो है जितना निकाले उतना जो है उसको अंदर कर दिए किसी तरह से। तो इसको जो है इस तरह से इसको कहा जाता है नेट जीरो इमिशन। और नेट जीरो का मतलब यह नहीं है कि कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाएगा, बल्कि नेट जीरो उस स्थिति को नोटिफाई करता है जिसमें वायुमंडल में जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल से बाहर निकालकर संतुलित किया जाता है। तो ये होता है, इससे कई प्रक्रिया है जो है कार्बन सिक्वेंसिंग वगैरह कर करके। तो ये जो है आपको किसी अलग टॉपिक में बता देंगे कि इसके चार तरीके से इसको जो है कार्बन न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ये अलग टॉपिक में कभी आपको डिस्कस कर देंगे। फिर अगला देखिएगा विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है, तो एम्बेसडर किस राज्य में बने हैं, ये है विनय मोहन क्वात्रा। इनको जो आप पहले भी देख चुके होंगे, कई बार इनको पहचानते होंगे। तो ये देखिए यूएसए में, जापान में, ब्रिटेन में, रूस में। तो सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए में। ये यूएसए के जो है राजदूत के रूप में कार्यभार संभाले हैं। तो कौन है ये विनय मोहन क्वात्रा। तो किस देश में संभाले हैं, यूएसए में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैबिनेट में 1549 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किस राज्य के बागडोगरा हवाई अड्डे पर
नए सिविल इनक्लेव को मंजूरी दी है। तो पहले ये देखिएगा कि आपको ये देखना होगा कि बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ है, इसके न्यूज में है। तो यहाँ मान लीजिए आपको दिया है कि इस नए सिविल इनक्लेव को मंजूरी दी है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य में ये है। तो ये विकल्प में है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी आप लोग जानते होंगे, तो सिलीगुड़ी में ये जो है स्थित एयरपोर्ट है। और ये जो है इसमें जो है 1549 करोड़ का जो है अनुमानित लागत से ये बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल इनक्लेव को मंजूरी दिया गया है। तो कहाँ है? सिलीगुड़ी में। इसमें क्या है, प्रस्तावित टर्मिनल भवन जो है 70,390 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैल जाएगा, मतलब इसका विस्तार हो जाएगा। इसमें जो है नई नई सुविधाएं, पार्किंग का, पर्यावरण संबंधी जो है सुरक्षा के लिए अलग अलग सुविधाएं विकसित कर दी जाएंगे। और ये लगभग 70,390 वर्ग मीटर में फैल जाएगा। और इसमें जो है सर्वाधिक व्यस्त अवधि में लगभग 3,000 यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता इसकी हो जाएगी। मतलब इसका क्षमता भी वार्षिक भी बढ़ा दिया जाएगा और पर डे वाला भी क्षमता बढ़ा दिया गया है। तो बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। फिर अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकल्प में है पार्वथा नेनी हरीश को, दीपक सूद, सुंदर राम मूर्ति, संजय नायर। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये पहला, पार्वथा नेनी हरीश। ये है पार्वथा नेनी हरीश। इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं, उसमें भारत का राजदूत इन्हें बनाया गया है, यानी एम्बेसडर। और अस्थायी प्रतिनिधि जो है भारत में, ये भारत के अस्थायी प्रतिनिधि वहाँ यूएन में रहेंगे ये। तो ये कौन है? ये रुचिरा कंबोज का स्थान लिए होंगे। रुचिरा कंबोज को आप कई बार पाकिस्तान के मुद्दे पे इस सब मामले में बोलते हुए देखते हैं कि कितने जो है दमदारी से अपने बातों को रखते थे। तो उसी तरह से ये भी अब जाके यूएन में भारत से संबंधित जितने मुद्दे होंगे उसके संबंध में वहां अपना जो है पक्ष रखेंगे। तो ये कौन है? पार्वथा नेनी हरीश है। और किसका स्थान लिए हैं? तो रुचिरा कंबोज का स्थान लिए हैं। अब यूएन के बारे में जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र जो है यूएन 1945 में स्थापित एक संस्था है, जिसमें लगभग 193 देश इसमें इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो यूएसए के न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। और इसका जो है चीफ यानी महानिदेशक कहेंगे तो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये दोबारा जो है बने हैं, एंटोनियो गुटेरेस। आप ये कमेंट करके बताइएगा, ये दोबारा बने, कई बार न्यूज में रहते हैं। ये एंटोनियो गुटेरेस जो है किस देश के व्यक्ति हैं? तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो विकल्प में है शोभना रानाडे, नटवर सिंह, राम नारायण अग्रवाल, बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो सही उत्तर आपका रहेगा राम नारायण अग्रवाल। राम नारायण अग्रवाल जो है, ये देखिएगा, अग्नि मिसाइल के जो है इन्हें जन्मदाता कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। तो ये इनका जो है अभी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो कौन है व्यक्ति? वह राम नारायण अग्रवाल। और इन्हें पद्मश्री 1990 में और पद्म भूषण 2000 में जो है इनको दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनको जो है अगर किसी व्यक्ति को जो है कोई मिसाइल है उस बजाने के लिए अग्नि मिसाइल है, उसका जनक कहा जा रहा, तो वेरी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हो जाता है। तो कौन है वो व्यक्ति? राम नारायण अग्रवाल है। तो आज के लिए सेशन इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पे नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचा दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के बारे में आपको बता दिए, पीडीएफ जो है आपका कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ वहां से आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप इसका जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो आप एक बार यहाँ देखे हैं उसके बाद वहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो है
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्वेश्चन लगभग भूलेगा नहीं, वो याद हो जाएगा। और इतना ये जानिएगा कि एग्जाम में यहाँ से जितना करंट अफेयर बता दे रहे हैं वहां से बाहर पूछने बहुत कम संभावना है। यानी ये जानिए 95% से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट लेक्चर से मिलेंगे आपको। कोई भी पेपर आएगा तो आप एनालिसिस कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर।